सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर स्ट्रेट लाइन का। नया टॉपिक जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर का है वो है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारे पास, और हम लोगों को ये कहा होता है कि इसको वेरियस फॉर्म्स में कन्वर्ट करो। जैसे वेरियस फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, या इंटरसेप्ट फॉर्म है, या नॉर्मल फॉर्म है। इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो बेटा ये नोट कीजिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बेटा हमारे पास होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 मींस टू से कि x वाली टर्म्स, y वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स सारी की सारी टर्म्स जो है वो एक ही साइड पे होती हैं इक्वालिटी के। ठीक है। अदरवाइज मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं कि यू कैन लीव द आंसर हियर ओनली, लेकिन अगर कहा होगा कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इट मींस यू नीड टू राइट डाउन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और इसमें से भी बेटा हमारी कोशिश ये होती है कि x का कोफिशिएंट हम लोग प्लस का बनाएं, y का कोफिशिएंट चाहे माइनस में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि x का कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको है हम लोगों ने क्या करना है कि जो ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको कन्वर्ट करना होता है डिफरेंट फॉर्म्स में। और डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास क्या होती है? पहली फॉर्म होती है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c। दूसरी फॉर्म थी हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, x/a + y/b = 1। तीसरी होती है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू b। ठीक है जी। जो पहली होती है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरी हमारे पास होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरी हमारे पास होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जब हम लोगों को ये जो गिवन इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है इसको हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। लेट अस कंसीडर फर्स्ट हम लोगों ने कन्वर्ट करना है y = mx + c की फॉर्म में। अब इस चीज को इस तरह से ध्यान में रखना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में y की टर्म होनी चाहिए और y की टर्म का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, देखिए क्या करूंगा मैं, by = -ax - c हो जाएगा, और यहां से y की वैल्यू हो जाती है -a/bx -c/b। ये हमारे पास आती है y की वैल्यू। तो जनरल इक्वेशन को जब अगर हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे ले जाइए, उसके बाद जो y का कोफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर ये c जो है ये डिनोट करता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। लेकिन जब ये -c/b वगैरह डिवाइड हो जाता है, अल्टीमेटली यहाँ पे एंड में जो हमारे पास बचता है दैट विल एक्ट एज y इंटरसेप्ट, उसको हम लोग y इंटरसेप्ट कह देंगे। और जो ये x का कोफिशिएंट हो जाएगा इसको हम लोग कह देते हैं स्लोप। अब बेटा यहाँ से स्लोप का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, स्लोप का फॉर्मूला एक और आ जाता है। अदरवाइज थीटा दिया हुआ है, स्लोप होती है tan थीटा, दो पॉइंट दिए हुए हैं, स्लोप होती है y2 - y1 और x2 - x1। अब तीसरा फॉर्मूला होता है कि लाइन की इक्वेशन हम लोगों को गिवन होती है, वहां से स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा एक नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्लोप का फॉर्मूला m माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। चेक कीजिए बेटा, इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट क्या था a, y का कोफिशिएंट क्या था b, और ये माइनस का साइन, तो स्लोप का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। अब एग्जांपल लेके मैं बताता हूं कि यहां पर मेरे पास है 3x + 4y + 7 = 0। मुझे ये इक्वेशन गिवन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, फाइंड आउट इट्स स्लोप, फाइंड आउट इट्स स्लोप। तो ये नहीं देखना कि एंगल नहीं दिया हुआ या पॉइंट नहीं दी हुई है, वो ही कैन नॉट फाइंड आउट। स्लोप क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की? -3/4, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए कोफिशिएंट ऑफ y के साथ और माइनस का साइन लगा दीजिए, दैट विल बी द स्लोप ऑफ योर रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है जी। नाउ दिस इज द कन्वर्जन ऑफ गिवन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
कि x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाइए और y के कोफिशिएंट्स के साथ डिवाइड कर दीजिएगा। इस हिसाब से जब एंड में हमारे पास y इक्वल्स टू a माइनस a अपॉन bx प्लस माइनस c अपॉन b बनता है, तो ये माइनस a अपॉन b विल एक्ट एज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड दिस माइनस c अपॉन b विल एक्ट एज द y इंटरसेप्ट। 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते होते हैं कि फाइंड आउट द y इंटरसेप्ट। अब इसी का y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। क्या करोगे, पहले ये दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले जाओगे, -7 हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कर दोगे तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -7 अपॉन 4। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड जो हमारे पास है बेटा दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि x का कोएफिशिएंट 1/a है, y का कोएफिशिएंट 1/b है और राइट हैंड साइड पे 1 है, और राइट हैंड साइड पे 1 है। ये चीज याद रखनी है कि स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है तो राइट हैंड साइड पे हमेशा 1 होना चाहिए। अब मैं इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, देखिएगा किस तरह से, ax plus by is equals to -c। अब राइट हैंड साइड पे आपको क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय -c। और जब डिवाइड बोथ साइड बाय -c करेंगे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, by अपॉन -c is equals to 1। मैं जानबूझ के यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे बीच में साइन भी प्लस का चाहिए। अब इस हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बिकम x ओवर -c ओवर a plus y over minus c over b is equals to 1. Now this minus c over a and minus c over b will act as the intercept. ये x intercept हो जाएगा, ये y intercept हो जाएगा और हमारे पास राइट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा। एक बार याद रखना, जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है राइट हैंड साइड आपका प्लस होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका साइन माइनस में ही आएगा, ये साइन आपका प्लस में भी आ सकता है। अभी पिछली एग्जांपल ही लेके बताता हूं मैं, देखिएगा 3x + 4y + 7 = 0। मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सबसे पहले मैं 7 उधर ले जाता हूं, 3x + 4y = -7 हो गया, 3x ओवर -7 + 4y ओवर -7 = 1। यहां से x ओवर -7 ओवर 3 प्लस y ओवर -7 ओवर 4 is equals to 1 आ गया। तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया, -7/3, y इंटरसेप्ट क्या हो गया, -7/4। तो एक तरह से हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, -7/3, 0 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0, -7/4। राइट हैंड साइड 1 है। अब इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। नाउ लेट अस कंसीडर कि मेरे पास ये +7 की जगह पे -7 होता। अगर मेरे पास इस तरह से है 3x + 4y -7 = 0। अब बेटा -7 = 0 तो ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, 7 प्लस का हो जाएगा, 3x + 4y = 7। इन दिस केस 3x ओवर 7 + 4y ओवर 7 = 1। अब जब ये 3 और 4 नीचे चले जाएंगे तो अब की बार इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है आपका इंटरसेप्ट जो है माइनस की फॉर्म में आएगा। वन मोर थिंग, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में देने वाली बात है। इसी चीज को आप देखिए, अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे होती 3x - 4y - 7 = 0 और मुझे ये कहा गया कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म राइट हैंड साइड 1 और बीच में प्लस का साइन, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे 3x - 4y = 7, 3x ओवर 7 प्लस 4y ओवर 7। यहाँ पर इस तरह से माइनस का साइन लिख देता हूं मैं, और अगले स्टेप में मैं लिख लूंगा x ओवर 7 ओवर 3 प्लस y ओवर -7 ओवर 4 = 1। ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है, जब भी स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है राइट हैंड साइड 1 होना चाहिए और बीच में दोनों के प्लस का साइन होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों को 1 मार्क का पूछा जा सकता है। कन्वर्ट इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस राइट डाउन y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर ये हुआ y इंटरसेप्ट -7/4, अगर ये हुआ y इंटरसेप्ट 7/4, लेकिन अगर ये हुआ तो y इंटरसेप्ट -7/4 नहीं, इसका आंसर होएगा 7/4। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि जब ये जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते। अब बात करते हैं थर्ड वन कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन और लाइन में किस तरह से कन्वर्ट करना है हम लोगों को। अब इस चीज को एक चीज ध्यान दीजिए, जब नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, कौन सी चीजों का हम लोगों ने ध्यान रखना है।
सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो ये cos ओमेगा और y sin ओमेगा है, ये ओमेगा होता है परपेंडिकुलर जो एंगल बनाता है। याद है, ये मैंने आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके बताई थी कि दिस इज p एंड दिस इज ओमेगा फॉर नॉर्मल फॉर्म, और ये p हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप एक बात माइंड में रखिए कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, समझ गए? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो जब इसको हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना बेटा, देखिए इट विल बी ax plus by is equals to minus c, ax plus by is equals to minus c। ये अभी मैं सिर्फ एब्रिविएशन कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं लिखवाऊंगा आपने करना क्या है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने बोथ साइड में प्लस माइनस से डिवाइड करना। रीजन ये है कि मुझे राइट हैंड साइड प्लस का चाहिए, राइट हैंड साइड प्लस का चाहिए। अगर राइट हैंड साइड माइनस में होगी तो आप लोग ये माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे। अगर राइट हैंड साइड प्लस की हुई तो आप लोग प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कि कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में जाकर अगर पॉजिटिव हुई तो प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, अगर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, सो दैट योर इक्वेशन बिकम्स, इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी b ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज c ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जनरली हम लोग यहाँ पे इस तरह के साइन लगा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम लोग माइनस वाली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं या प्लस वाले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y के साथ डिवाइड करते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैं ले लेता हूं, लेट अस कंसीडर मेरे पास एक इक्वेशन है अंडर रूट 3x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अंडर रूट 3x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मुझे ये कहा गया है कि इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। वहां पे मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना, आगे नहीं बताया कि आगे किस तरह सॉल्व करना। अब देखिएगा एग्जांपल लेकर, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस y प्लस 1, सबसे पहला काम कि 1 को दूसरी साइड पे ले जाना है हम लोगों ने। इट विल बी अंडर रूट 3x प्लस y इज इक्वल्स टू -1। राइट हैंड साइड क्या आ गई, -1 आ गई। अब मैं लिखूंगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय होता जी माइनस ऑफ अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि -2 से मैं डिवाइड करूंगा। ये पता लग गया ना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, तो -2 से मैं दोनों साइड पे डिवाइड करूंगा। नाउ इट विल बिकम माइनस अंडर रूट 3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल्स टू 1/2। चेक कीजिए, राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ गया। अब दूसरी बात, ये मेरा पहला काम खत्म हो गया कि मैंने p पॉजिटिव कर दिया। अब दूसरा काम है कि मैंने इक्वेशन को cos ओमेगा और sin ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि मेरे पास जो x का कोफिशिएंट है इट विल बी cos ओमेगा और जो y का कोफिशिएंट है इट विल बी sin ओमेगा। दैट इज, इसके बाद लिखेंगे दैट इज cos ओमेगा इज इक्वल्स टू -√3/2 एंड sin ओमेगा इज इक्वल्स टू -1/2, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो जब कंपेयर करेंगे cos ओमेगा की वैल्यू -√3/2 और sin ओमेगा की वैल्यू -1/2 आती है। अब इसके बाद हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना होता है। नाउ सी हियर, जब एंगल फाइंड आउट करना, आई कैन राइट इट cos ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos ऑफ 30 डिग्री, sin ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin 30 डिग्री। कितना समझ लग गया कि sin 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड 1/2 होती है। अब इसके बाद बात करते हैं ये जो साइन है। अब यहाँ पे हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्री याद करते हैं अपनी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद है क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में। तो जब हम लोग क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, दिस इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सिर्फ एक थर्ड क्वाड्रेंट मेरे पास होता है जिसमें साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं।
इसका मतलब मेरे पास जो ये आंसर है इनका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो आई कैन से दैट cos ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी cos ऑफ 210 डिग्री। कैसे आएगा? 30 डिग्री तो ये है ही है, 180 इसमें और ऐड कर देना। इसी तरह से sin ओमेगा क्या हो जाएगा मेरे पास sin ऑफ 210 डिग्री। तो इसका मतलब जो ये मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन बनी थी इसकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी x cos 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। क्वेश्चन पूछा हो सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 210, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप लोगों को इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस एक केस स्टडी का क्वेश्चन मैं बनाता हूं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है जी, दिस इज द फार्मूला, एमसीक्यू में से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन व्हाट डज पी रिप्रेजेंट, ऑप्शन आ जाएंगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीसरी ऑप्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा व्हाइल कन्वर्टिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म, ओमेगा की वैल्यू क्या आई है 210। चौथा क्वेश्चन व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/2। चार क्वेश्चन बन गए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करके आप लोग उनको 4 एमसीक्यू केस स्टडी के बेस में पूछे जा सकते हैं, समझ गए। 1-1 मार्क के अगर क्वेश्चन आते हैं और केस बेस्ड स्टडी इस तरह से आ जाता है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को कन्वर्ट किया होगा जी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, व्हाट विल बी एक्स इंटरसेप्ट। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको दी ax + by - c इज इक्वल्स टू 0, व्हाट विल बी x इंटरसेप्ट। तो आप लोग उसको क्या करोगे, पहले x ओवर a + y ओवर b इज इक्वल्स टू 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये ax + by - c है तो उधर जाके प्लस का c, व्हाट विल बी x इंटरसेप्ट c ओवर a, व्हाट विल बी y इंटरसेप्ट c ओवर b, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो है, चाहे क्वेश्चन आपको कन्वर्जन का पूछा जाएगा लेकिन इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज जो है आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट की जो ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारे पास, उसको हम लोग ये 3 इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ या फार्मूला ऑफ स्लोप minus coefficient of x over coefficient of y, and what will be y intercept minus c upon a minus c upon b, ठीक है जी। तो अदरवाइज ये c रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट टर्म, लेकिन जब c को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ y के साथ डिवाइड करते हैं इट विल बी इंटरप्रेटेड एज द y इंटरसेप्ट, अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा जी। टॉपिक जो हम लोग इस एक्सरसाइज के साथ एसोसिएट करेंगे दैट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं x1 y1 फ्रॉम अ लाइन। बेटा एक बात याद रखिए, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में कहा हुआ है ना कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, मैं दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, find out the distance of a point from a line, find out the distance of a point from a line along the line। पहला है distance of a point from line, दूसरा है distance of a point from the line along the line। जो मैं पहले लिख रहा हूँ ये जो distance of a point x1 y1 from a line, उसका मतलब होता है कि आपके पास ये एक लाइन गिवन है ax, कैपिटल लेटर ले लेते हैं, ax + by + c = 0, ये पॉइंट कोई p कंसीडर कर लेते हैं x1 y1। तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर सिर्फ ये कहा फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, अगर सिर्फ ये कहा है तो इट मींस यू नीड टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर कहा फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अलोंग द लाइन, उसका मतलब होता है कि मान लो आपके पास ये कोई लाइन है ax + by + c = 0, ये एक अनदर लाइन इसको कट कर रही है, यहाँ पर पॉइंट p है x1 y1, इस पॉइंट P का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चेक करिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो हम लोग डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स लगाएंगे 10th क्लास वाला, ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के कर सकते हैं जो 10th क्लास वाला।
लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दैट इट विल बी गिवन बाय d इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉडुलस का साइन इसलिए क्योंकि कई बार पॉइंट पुट करने पे माइनस में आंसर आ जाता है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक लाइन है 3x + 4y - 12 इज इक्वल्स टू 0। Find out the distance of point 5, 2 from this line. Find out the distance of point 5, 2 from this line. तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, x और y की जगह पे 5 और 2 पुट कर देना। So d will become equals to 3 × 5 + 4 × 2 - 12 divided by under root of 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब जो x का कोएफिशिएंट है और y के कोएफिशिएंट के साथ स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना। So it will be 15 + 8 23 - 12 कितना हो गया 11। आंसर will come out to be 11/5। और मान लीजिए अगर कहीं आपका डिस्टेंस 0 आ गया, अगर डिस्टेंस 0 आ गया but it means the point is lying on the line. Understand? So ये पहला है हमारे पास distance of a point from a line। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट होता है हमारे पास distance between two parallel lines। distance between two parallel lines। अब ये मैं वर्ड पैरेलल लाइंस क्यों बोल रहा हूं बेटा जी, द रीजन इज कि अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तभी उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो डिस्टेंस तो जीरो ही हो जाएगा दोनों लाइनों के बीच में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और बेटा एक बात याद रखिएगा, जब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फाइंड आउट करने को कहा होता है ना, तो दो तरीके से लाइनें दी हुई होती हैं। एक तरीका होता है y = mx1 + c1, y = mx2 + c2। y चलिए ऐसे करते हैं, यहाँ पर y1 y2 कंसीडर कर लेते हैं। y1 = mx1 + c1 एंड y2 = mx2 + c2। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है ax1 या ax1 + by1 + c1 = 0, या ऐसे करते हैं x1 y1 की बजाय a1 b1 x, और इसी तरह से यहाँ पर a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा गलत लिखा, मैं पहले बता दूं थोड़ा सा गलत लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन। मैंने कहा है कि लाइनें पैरेलल हैं, लाइंस पैरेलल हैं, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बेटा स्लोप सेम होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने स्लोप सेम लिखी, ठीक है, लिखी है ना स्लोप सेम। यहाँ पर भी हम लोग x1 y1 नहीं लगाएंगे क्योंकि x1 y1 हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को। सो वी नीड टू राइट डाउन x एंड y ओनली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर स्लोप सेम है तो बेटा ये जो कोफिशिएंट है ना x a1 b1 और a2 b2, ये दोनों कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, तभी स्लोप सेम आएगी। यहाँ स्लोप क्या आएगी -a/b, यहाँ पर भी -a/b। अगर a1/b1 और a2/b2 लिख दूंगा तो वो तो स्लोप अलग अलग होगी। हाँ, अब यहाँ पे मैंने ये c1 c2 जरूर लिखा रहने दिया है। नाउ दिस c1 एंड c2 रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट, और ये y इंटरसेप्ट डिफरेंट ही होता है। मान लीजिए एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, ये हो जाएगा 0, c1 और ये हो जाएगा 0, c2। ठीक है जी। इसी तरह से जब ये लाइंस होती हैं तो ये c1 और c2 रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म याद रखिएगा, ये कांस्टेंट नंबर होता है, लेकिन जो ये c1 और c2 है इट रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन के बनाए तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है मॉडुलस c1 - c2 / m²। डिस्टेंस c1 - c2 / m² अंडर रूट में, या अगर ax1 + by1 वगैरह की फॉर्म में होता है तो बेटा अब की बार हमारे पास डिस्टेंस होता है d = c1 - c2 मॉडुलस ओवर अंडर रूट ऑफ a² + b², अंडर रूट ऑफ a² + b²। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग c1 और c2 जो दूसरे में है वो c1 और c2 रिप्रेजेंट करता है जो कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस है, और यहाँ पर बेटा करेक्शन कीजिए m² + 1 आना है, और जो यहाँ पर c1 और c2 है ये रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट। अंडरस्टैंड?
So that was all about the introductional part. For the next exercise of the straight line exercise will start in the next lecture. Okay.